हेलो एवरीवन। आज से अपन स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। इसके 3 पार्ट्स रहेंगे वैसे, एनेशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, जिसको अपन प्रॉपर एनसीईआरटी से क्लियर करेंगे। पहले उसका चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज अपन इंडियन हिस्ट्री। देखो भाई, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सुलेमान कहाँ है? ये किरथर की पहाड़ियों में। 8,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर गेहूं और जौ कृषि की जाती थी। भेड़ बकरी गाय बैल पशुपालन होता था ये। और ये क्या है? ग्रामीण संस्कृति है। उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियां और मध्य भारत विंध्य पहाड़ियों में क्या होता, किसके अवशेष मिले भाई? सर्वप्रथम क्या होता था वहां पे? चावल। आरंभिक नगरीकरण ये कब हुआ भाई? 4700 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी महाजनपद काल में, मगध में। ठीक है। कारतूस राजा रानियों के नाम के छोटे फ्रेम होते थे। कारतूस क्या होते थे? राजा रानियों के नाम के छोटे फ्रेम होते थे। ठीक है। और ये विंध्य की पहाड़ियां हैं बीच में, इधर गारो खासी गारो हिल्स हैं। और ये किरथर की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे सुलेमान है, ये काबुल नदी है। देखो भाई, अब आती है बात उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। देखो आईएएस में 2021 में आया हुआ है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों में पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे तो ये छोटा है, विशालता और बाकी एशिया और मतलब विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों
थर्ड चैप्टर है अपना आरंभिक नगर, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा के नगरों की विशेषताएं। देखो, नगर दो या दो से अधिक भागों में बटे रहते थे। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, दो भाग हो गए। इसमें पश्चिमी भाग छोटा या ऊंचा होता था और पूर्वी भाग क्या होता था, बड़ा और नीचा होता था। पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहते थे जिसमें खास लोग रहते थे, और पूर्वी भाग जिसे निचला नगर कहते थे जिसमें आम लोग रहते थे। चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। खास तालाब बना हुआ था जिसे महान स्नानागार मिला है। कहाँ पर, वही मोहनजोदाड़ो में। ईंट व प्लास्टर, चारकोल की परत और सीढ़ियाँ चारों ओर कमरे तक। पानी के लिए कमरा उत्सव, अच्छा मतलब यहाँ पे ना सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी और चारकोल की परत से ईंटें और प्लास्टर की वो करी हुई थी, मतलब लाइक पुताई वगैरह हो रखी थी। और पानी के लिए कमरा, ये क्या है भाई, चारों ओर कमरे बने हुए थे। और भाई जो भी। नेक्स्ट आता है कालीबंगा लोथल। कालीबंगा लोथल, लोथल से अग्निकुंड, कालीबंगा से अग्निकुंड, यज्ञ, इनके वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल से भंडार गृह भी मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड और यज्ञ, और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल से भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले, सड़कें, ये इनका योजनाबद्ध तरीका मिला है। भवन घर या एक या दो मंजिल के होते थे। कमरे आंगन के चारों ओर रहते थे। एक अलग स्नानागार, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। नालियाँ ढकी हुई मिली हैं, सीधी लाइन में मिली हैं। घरों की नालियाँ सड़कों की नालियों से जोड़कर मेन हॉल बनाए गए। फिर उसके बाद नगरीय जीवन कैसा था भाई, शासक, व्यापारी, शिल्पकार, स्त्री पुरुष, लिपिक वगैरह इसमें रहते थे। और सोना, चांदी, गहने, बर्तन ये सब भी थे। और पत्थर की मोहरें थी। शंख, तांबा, कांसा, शंख भी मिले हैं भाई। तांबा कांसा के औजार हथियार भी मिले हैं। सोने चांदी धातुओं का प्रयोग भी हुआ है यहाँ पर। लाल मिट्टी के बर्तन पर काली डिजाइन भी करी गई है। और 7,000 साल वर्ष पूर्व या 5,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ कपास की खेती होती थी। सूत की कताई यहाँ पे मेहरगढ़ से मिले हैं, कपास के अवशेष। अब हड़प्पा से क्या मिला है, धातु खनिजों का आयात होता था हड़प्पा सभ्यता से। तांबा राजस्थान व ओमान से आता था, जिसमें टिन ईरान और अफगानिस्तान से। सोना कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। फसलें यहाँ पर गेहूँ, जौ, मटर, धान, तिल, सरसों, दालें होती थी। लकड़ी के हल होते थे। फसलों की सिंचाई हेतु जल संचय, गाय भैंस, भेड़ बकरियां, पालतू मछलियां, हिरणों का शिकार होता था। धोलावीरा हड़प्पा कालीन सभ्यता है और ये खैदिर बेत कच्छ गुजरात में स्थित है। 3 भागों में विभाजित है। देखो भाई, जितने भी नगर थे वो सब 2 भागों में, लेकिन धोलावीरा कितना भागों में भाई, 3 भागों में। नगर के चारों ओर पत्थर की दीवारें मिली हैं, बाकी नगर के चारों ओर ईंट की, पक्की हुई ईंट की और लकड़ी के अभिलेख मिले हैं इसमें। लोथल साबरमती की उपनदी पर स्थित है और जो बंदरगाह नगर है, ये पत्थर, शंखों, कीमती धातु से बनी चीज़ों का महत्वपूर्ण यहाँ पर केंद्र है। क्लियर। एक यहाँ पर देखो, ये मैप सा बना हुआ है। यहाँ पे देखो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा ये राजस्थान के अंदर। यहाँ पे हड़प्पा स्थल, मोहनजोदाड़ो, सोतकाकोह और ये सूतका इंडोर जिसे बोलते हैं, और चोहनुदड़ो, सेतकाकोहू, ये सारे कहाँ पर स्थित हैं भाई, पाकिस्तान में। धोलावीरा, सुरकोटड़ा, ये कहाँ पर स्थित है भाई, अपने गुजरात में। लोथल भी उधर ही स्थित है और ये बंदरगाह है। इससे अग्निकुंड के अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। क्लियर। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो भाई, इस चैप्टर में ना थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा सर ने नहीं लिखा है, बट क्वेश्चंस में आपके जितने भी PYQ हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट NCERT क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे UPSC के अकॉर्डिंग ही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई इसमें थर्ड चैप्टर का, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। उनमें विशाल महल और मंदिर होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा। वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, ये बात तो सही है। वे युद्ध में घोड़ों का खींचे हुए रथों का प्रयोग करते थे, नहीं, घोड़ों का कहीं नाम और निशान ही नहीं था। तो इसमें ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है।
बाकी स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो थ्योरी यहाँ पे पढ़ लोगे अच्छे से उसकी बजाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, जल इत्यादि प्रकृति की पूजा करते थे, अर्थात वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिली 3 मुख वाले पुरुष की मूर्ति पशुपतिनाथ और मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ध्यान रहे हड़प्पा आईवीसी विशाल मंदिर संरचना नहीं मिली है। और हड़प्पा वासियों को घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, अतः थर्ड स्टेटमेंट गलत है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, लेकिन व्यापक रूप से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता वासी घोड़े से परिचित नहीं थे। यूपीएससी ने 2017 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वैदिक आर्य घोड़ों और रथों का प्रयोग करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो भाई ऐसा कहाँ पर किया गया था? ऐसा किया गया था भाई धोलावीरा के अंदर। पढ़ते हैं इसके बारे में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में कर्क रेखा पर स्थित है और इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी और लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में किया। इसे 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। यह मानसर एवं मानहर नदियों के बीच खादिर बेट द्वीप पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहले खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलावीरा से मिली है। सुनामी जैसी समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है और 16 तालाब भी यहाँ पर मिले हैं। क्लियर। राखीगढ़ी और धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और भावलपुर में गनेडीवाला, सभी पाकिस्तान के बाद राखीगढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ अन्य हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों जैसे किला जिसे दुर्ग कहते हैं और निचले नगर में विभाजित थे। वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। इनमें 2 भाग तो आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी दुर्गबंदी और नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। शासक वर्ग और अधिकारी वर्ग मध्यम नगर में निवास करते थे और धोलावीरा से खेल के स्टेडियम, सूचना पट और साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। इनमें 10 अक्षर लिखे हुए हैं भाई। धोलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। प्राचीन काल का सबसे बड़ा बंदरगाह धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा के उत्थान और पतन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। अब आता है रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रोपड़ से मानव के कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण भी मिले हैं। किसी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल में बुर्जहोम में प्रचलित थी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा की खोज प्राचीन सरस्वती के बाएं तट पर अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। 1961 में B.K. थापर और B.B. लाल ने भी कालीबंगा के उत्खनन कराया और कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत का एवं हवन कुंड का, अग्नि कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें, ऊंट की अस्थियां, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, अतः इसका नाम कालीबंगा रखा गया। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां जो मिली हैं इसकी वजह से। खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। राखीगढ़ी ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज रफीक मुगल ने की थी। राखीगढ़ी प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ से बच्चों के पिट्ठू खेल के साक्ष्य भी मिला है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। यह भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? चौनहुदड़ो, सोरागोरा, कोटदीची और देसलपुर। भाई सोरागोरा जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, हड़प्पा स्थल नहीं है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सोरागोरा क्यों पढ़ रहे हैं? सोहोगोरा है ये। देखो सोहोगोरा जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में
एवं महास्थान बांग्लादेश से मिले ताम्रपत्र से अकाल का सामना करने के लिए अन्न के भंडार, राहत कार्यों के लिए की जानकारी मिलती है। ये ताम्रपत्र चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जारी किए गए थे। चन्हूदड़ो, ये मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। इस प्रकार यह हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन, शाही की दावत, अलंकृत हाथी के खिलौने मिले हैं। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीची एक प्राक हड़प्पा स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से सामुदायिक अग्नि स्थल मिले हैं और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देशलपुर भारत के गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राना तालुका में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक गांव और स्थल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए। लोथल एक भंडार गृह था। क्या ये बात सही है? सही बात है। कालीबंगा से अग्निकुंड, ये बात भी सही है। हड़प्पा से चित्रित धूसर बांध मिले हैं, मृद बांध मिले हैं, नहीं। मेहरगढ़ से कपास की खेती के वो अवशेष मिले हैं भाई। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती होगी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। हड़प्पा के स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे और पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि बने हुए हैं भाई वहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद भांड का पता लगता है, जबकि वैदिक काल में कुंभकार 4 प्रकार के बर्तन बनाते थे: लाल भांड, काले भांड, चित्रित धूसर भांड और काले व लाल भांड। हड़प्पा से सिर्फ लाल ही मिले हैं भाई। नेक्स्ट आती है, हड़प्पा में महिलाएं किन क्षेत्रों में कार्यरत थी? लिपिक, शिल्पकार, ज्योतिष शास्त्र और मूर्तिकार। तो भाई कौन कौन सी थी भाई इसमें शिल्पकार और मूर्तिकार थी। लिपिक और ज्योतिष शास्त्र नहीं था इनके पास। देखो, हड़प्पा नगरों में लिपिक मुख्यतः पुरुष होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद उन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे होंगे। चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा देखो कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें ये पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 4th चैप्टर, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। ठीक है, पहले इसके चैप्टर को पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं। देखो, इसमें पहले वर्णन दिया है वेदों का। 4 वेद दिए गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है इसके बारे में पहले बताया गया है। प्राकृत संस्कृत भाषा में सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृत 3500 साल पूर्व इनकी रचना की गई और 1000 से ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं या सूक्त हैं और अच्छी तरह से बोला गया। देवी देवताओं की स्तुति की गई। 3 देवताओं की, जैसे अग्नि, इंद्र, और सोम की। और इंद्र जो थे युद्ध के देवता थे और युद्ध के टाइम करी जाती थी। सोम एक पौधा था, पेय पदार्थ जिससे बनता था। अधिकांश सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा, परंतु कुछ स्त्रियों के द्वारा की गई। संस्कृत व अन्य भाषाएं। संस्कृत जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार भारोपीय, असमिया, गुजराती, हिंदी, सिंधी
एशियाई भाषाएं फारसी, यूरोपीय, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतावली आदि में समानता के कारण इसे भारोपीय कहा गया। उपमहाद्वीपीय भाषा परिवार फर्स्ट है इसमें तिब्बत बर्मा परिवार, पूर्वोत्तर प्रदेश। दक्षिण भाषा परिवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार झारखंड, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और जनजातीय प्रदेश जो भी रहा होगा। ऋग्वेदिक समाज में गाय, चारागाहों, दासों, पानी स्रोतों हेतु लड़ाई युद्ध का वर्णन है भाई। और जानवर बलि प्रथा प्रचलित है। स्थायी सेना नहीं है। युद्ध पुरुष सेना। शासक न महल, न सेना, न कर। गैर वंशानुगत शासन है। जन वैश्य शब्द जन समुदाय द्वारा बोले जाते थे। ठीक है भाई। महापाषाण कब्रें काल दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत, कश्मीर। लोह का सामान कुल्हाड़ियाँ, कटार। मिट्टी के सामान काले, लाल मिट्टी, ब्लैक एंड रेड वेयर। और घोड़े के कंकाल, सोने के गहने, ये सब मिले हैं भाई। देखो इसमें ना अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखा सर ने। अपन क्वेश्चन करेंगे तो सारी थ्योरी क्लियर हो जानी है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी अपन को ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में अंतर देखना है। देखो भाई, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शीर्षाण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र लोह का ज्ञान था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी था भाई, कहीं कहीं से इनके भी इम्पोर्ट हो रहा था ना। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इन पशुओं को जानते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ऋग्वेदिक आर्य कवच और शीर्षाण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराज युद्ध का वर्णन है, जो रावी पुरुषणी, ये ध्यान रखना, रावी नदी को क्या बोला जाता है, पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था दासराज युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य हुआ था। ऋग्वेदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, अयस, तांबे और कांसे के लिए प्रयुक्त होता था, अयस से परिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेदिक आर्यों को घोड़े का ज्ञान था, उन्होंने इसे पालतू बना लिया था। इसके साथ ही वे गाय, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और हाथी से भी परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उनके द्वारा कवच और शीर्षाण के उपयोग का साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग कांसे यानी तांबा प्लस टिन से परिचित थे। वे सोने से भी परिचित थे, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें भी नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे, लेकिन वे घोड़े से परिचित नहीं थे। इसलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। 2013 में भी पूछा गया। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई से रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे और लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों और जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उल्लेख किया गया है। क्या ये बात सही है? नहीं। ऋग्वेद काल में विष्णु को प्रमुख देवता माना गया है। नहीं भाई, इंद्र को माना गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचनाएं लगभग 3500 साल पहले हुई, और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, जिनमें से 3 देवता प्रमुख हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं और युद्ध के देवता इंद्र हैं, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाता है। वैदिक भाषाओं की रचना ऋषियों ने की थी।
अधिकांश सूक्तों की रचयिता सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी हैं और विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर आया राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो चैप्टर स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल में बाकी जो 3 वेद थे उनकी रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चित्रित घूसर पात्र प्राप्त हुए जिनमें सरल रेखाएं और ज्यामितियां बनी हुई थी। वर्ण, यहाँ पर देखो 4 वर्ग कार्यों के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर थे 4 वर्ण। कौन कौन से थे भाई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो औरतों की स्थिति वो बिल्कुल शूद्र के समान थी और ये शूद्र ना तो यज्ञ कर सकते थे ना ही वेदों का अध्ययन कर सकते थे। वैश्य जो थे कृषक और व्यापारी इसमें शामिल थे। क्षत्रिय में शासक वर्ग और जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करते थे और क्षत्रिय यज्ञ करवाते थे। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कर। कर स्थानीय सेना एवं राज्य, नियमित कर, कृषि कर 1/6 भाग दिया जाता था इनको भाई। स्थानीय सेना व राज्य को नियमित कर, कृषि कर जिसे कहा जाता था 1/6 पार्ट दिया जाता था कर के फॉर्म में। कारीगर कर, श्रम कर भी थे, पशुपालकों पर भी कर थे, व्यापार पर भी कर थे, आखेटक और संग्राहक कर भी थे। कृषि में क्रांति व परिवर्तन, हल के फाले लोहे के बनने लगे, धान चावल की रोपण विधि स्टार्ट हुई। यहाँ पर मगध राजधानी बनी। मगध का राजधानी कौन थी भाई? राजगीर और पाटलिपुत्र। राजगीर जो है, राजगृह जो है वो राजगीर में है और पाटलिपुत्र कहाँ है भाई? पटना में। मगध में यातायात, जल परिवहन, गंगा और सोन नदी का, और ज़मीन उपजाऊ थी और जंगल में लकड़ियाँ, गाड़ियाँ, रथ, हथियार वगैरह प्राप्त हो सकते थे आराम से। लोहा संसाधन भी अवेलेबल थे और हाथी भी अवेलेबल थे। शासक कौन रहे थे भाई? महापद्मनंद, बिंबिसार और अजातशत्रु वगैरह इसमें रहे थे। वज्जी राजधानी, वैशाली विहार। शासन व्यवस्था गण और संघ की फॉर्म में रहती थी भाई। शासकों का समूह जो गण कहलाता था। संघ क्या होता था? संगठन और सभा होती थी और ये मिलकर क्या करते थे भाई? सभाएं करते थे। बुद्ध और महावीर संघ गण से संबंधित ही हैं। दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ 300 ईसा पूर्व वज्जी संघ की इसमें जानकारी मिलती है। गुप्त शासकों ने वह गण संघों का विनाश किया था। गुप्त शासकों ने गण संघों का विनाश किया था। स्त्रियां, दास और कर्मकार हिस्सा नहीं ले सकते थे सभाओं के अंदर। क्लियर। ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट। अपन पढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र में लोहे के हलों का प्रयोग करना फसलों की उपज में वृद्धि हुई, ये बात बिल्कुल सही है। गेहूं का रोपण कार्य शुरू हुआ जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ी। भाई गेहूं की नहीं हुई थी इस टाइम, तो चावल की हुई थी ना। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्रों में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों के बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इससे पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था इसमें, और ये काम ज़्यादातर दास, दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर कर्मकार करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो था मगध। ठीक है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। मगध के शक्तिशाली होने में उसके भौगोलिक स्थिति की अपनी विशेष महत्ता थी। मगध के विस्तृत उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की प्राप्ति, नदियाँ, मार्ग, व्यापार और वन क्षेत्र में हाथियों की उपलब्धता आदि मगध के उत्कृष्ट और शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण थे। क्लियर।
इसके साथ ही सुयोग्य और महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व महापद्मनंद, बिंबिसार और अजातशत्रु भी इसके शक्तिशाली बनाने में सहायक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। मगध, अवंती, वज्जी और कौशल। तो भाई वज्जी के अंदर था गण संघ की व्यवस्था, पढ़ते हैं इसके बारे में। वज्जी, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में भाई अपन 6th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने किस राज्य की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल और रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो भाई ऐसा किसने किया था भाई, किससे भयभीत हुए थे ये? मगध से। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध राज्य की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। क्लियर। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। महत्वपूर्ण औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये वैशाली है, यहाँ पे मगध है, यहाँ पे वज्जी है, ब्रह्मपुत्र नदी, कौशाम्बी, राजगृह और ये महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, यहाँ पे उज्जैन, अवंती वगैरह है, यहाँ पे हस्तिनापुर, पांचाल, कंबोज। क्लियर। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी से अपन को नहीं दिख रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नए प्रश्न नए विचार। पहले चैप्टर पढ़ के आते हैं, फिर करेंगे अपन क्वेश्चन। देखो चैप्टर स्टार्ट होता है, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? वही सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम कहा जाता था। जन्म इनका 500 ईसा पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय वंश के थे और शाक्य गण के थे। बोध गया बिहार, पीपल वृक्ष, तपस्या और ज्ञान प्राप्त हुआ था। भाई बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है। सारनाथ पहला उपदेश दिया था। सारनाथ स्तूप बना हुआ है जहाँ पर। कुशीनगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। शिक्षा, जीवन कष्ट दुखों का कारण इच्छा और लालसा है और लिप्त तृष्णा है। आत्म संयम करो, मोक्ष की प्राप्ति होगी और मुक्ति मिलेगी। कर्म, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। भाई शिक्षा प्राकृत भाषा में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद गुरु के समीप बैठना उपनिषद का मतलब होता है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ जो इन्होंने लिखे थे। जैन धर्म 500 ईसा पूर्व, 24वें अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। वज्जी संघ लिच्छवी कुल के क्षत्रिय कुल के थे। भैया 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। 12 वर्ष की बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई
और शिक्षा प्राकृत भाषा में इन्होंने प्राप्त किया। और जैन का मतलब होता है जिन, जिसका मतलब होता है विजेता। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन क्यों किया? भाई किसान के लिए कड़े नियमों का पालन संभव नहीं, अहिंसा शांति व्यापार में इंक्रीज करती है और आडंबर कम करती हैं। क्लियर। फिर इसमें आए भाई भारतीय दर्शन। 6 दर्शन वैशेषिक कणद ने बताया, न्याय गौतम ने बताया, सांख्य दर्शन कपिल मुनि की रचना है, योग पतंजलि की, पूर्व मीमांसा जैमिनी की, वेदांत और उत्तर मीमांसा व्यास की। क्लियर। जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी गुजरात में लिखी गई थी। संघ बौद्ध जैन बौद्ध धर्म। विनय पिटक ग्रंथ। बौद्ध भिक्षु नियम है। स्त्री पुरुष अलग अलग व्यवस्था। प्रवेश सभी का था भाई। विहार जैन बौद्ध के शरण स्थल थे। क्लियर। कार्ले महाराष्ट्र में गुफा चैत्य, गुफा में चैत्य भी थे। ओके। जरथुशस्त्र ईरानी पैगंबर जरथुशस्त्रवाद ईरान धर्म पारसियों के पूर्वज थे। गुजरात महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र थे। जैन अवस्था ग्रंथ था, इन्होंने रचना की। क्लियर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दर्शन और संस्थापक। वैशेषिक के कपिल थे, सांख्य के कणाद थे, न्याय के गौतम थे, मीमांसा के जैमिनी। तो अब इनमें से क्या है सही सुमेलित कौन से हैं? तो भाई सही सुमेलित अभी पढ़ के आए हैं, इसमें केवल 3 और 4 सही सुमेलित हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। षड दर्शन। सदियों से भारत का सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा और वेदांत या पूर्व मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। मीमांसा शब्द का अर्थ है अनुसंधान, गंभीर विचार। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और बादरायण द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाता है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रधान चेतक के पुत्र थी। नहीं। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये बात बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। गौतम बुद्ध की माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी तथा पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी, बनारस, नरेश, अश्वसेन के पुत्र थे। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के प्रधान चेतक की पुत्री नहीं थी, बल्कि उनकी बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो भाई ये पहले भी आ चुका है, ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शो शक्ति सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद से ली गई हैं। मुंडिको उपनिषद से, ओ माय गॉड, सॉरी, बात बिल्कुल सही है। मुंडिको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में लिखित है। इसके नचिकेता शिष्य और यमराज मृत्यु के देवता गुरु थे। यहाँ उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके रचयिता वैदिक काल में ऋषियों को माना जाता है। अन्य तथ्य जैसे अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से, तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। बुद्धिमान भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक और
प्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्यजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अति प्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा को। ओ, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप इस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। ये क्वेश्चन आ चुका है वही PYQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक। तो यही नहीं है। सांख्य और योग ये तो हैं। कापालिक एक शैव संप्रदाय है। इनके इष्ट देवता भैरव हैं। मांस, मदिरा और स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना जाता है। अन्य शैव संप्रदाय पाशुपत और कालामुख इत्यादि हैं। लोकायत चारवाक दर्शन षड दर्शन का भाग नहीं है। UPSC ने 2013 में सांख्य षड दर्शन के बारे में पूछा था। देखो भाई, षड दर्शन देखो ये रहे और इनके प्रणेता ये रहे। सांख्य के कपिल थे, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा या वेदांत के बादरायण थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। उल्टा बोल दिया। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह होते हैं। भाजा का चैत्य सबसे प्राचीन जबकि कार्ले का चैत्य सबसे प्रसिद्ध है। दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। कार्ले का चैत्य का निर्माण भोरघाट श्रेणी सातवाहन शासक पुलमावी की काल में हुआ। अन्य चैत्य स्थल कान्हेरी, नासिक चैत्य ग्रह, अजंता में 29 में से 5 गुहाएं चैत्य हैं। विहार चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं और महाराष्ट्र के जुन्नर में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है। विहार जैन तथा बुद्ध भिक्षुक पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षुक व भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनका निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृणारूपी अग्नि का समन, वही बात है, यही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। ध्यान रहे, जब व्यक्ति तृष्णा इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है। वहीं महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी व अनात्मावादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों, अनित्य अहंकार का होता है। इनसे मुक्ति ही निर्वाण है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि वह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारी पूरी नहीं हो सकी के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है एवं अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है।
सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, ये बात सही है। राजगीर जो है ये अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, नहीं। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 to 4 सही है, 3rd गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। लोथल प्राचीन जहाज़ों का गोदी क्षेत्र है। यह स्थल पश्चिमी एशिया में व्यापार का प्रमुख बंदरगाह है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान विश्वविद्यालय था। वर्तमान में यह बिहार में अवस्थित है। 3rd स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अशोक का स्तंभ शीर्ष सारनाथ में न कि राजगीर में स्थित है। इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। इसमें 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं और इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह ने स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। पढ़ते हैं इसके बारे में। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। संसार वास्तविक है, किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। यह संसार अनादि काल में विद्यमान है और इसका अस्तित्व शाश्वत है। यह संसार छंद, द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ये द्रव्य विनाश रहित और शाश्वत है। हमें जो विनाश दिखाई देता है वह मात्र इन द्रव्यों का परिवर्तन है। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन संघ के विषय में सतुम ने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। क्लियर। जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। क्लियर। तो ये हो गया अपना 6 चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7 चैप्टर, जिसका नाम क्या है अपने पास, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर इसकी थ्योरी करेंगे। क्लियर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में पढ़ना। देखो, ये मौर्य साम्राज्य के शासक रहे हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व साम्राज्य था। फर्स्ट थे चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, देन अशोक आए थे। चंद्रगुप्त को राजा बनाने में हेल्प किसने करी थी? चाणक्य ने, जिन्होंने रचना करी है अर्थशास्त्र की। ये इनके गुरु थे। ठीक है। नजराना क्या होता है भाई? एक भेंट होती है जो अनियमित तौर पर कभी भी दी जा सकती है। कर क्या होता है? जो नियमित रूप से लागू था। ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर यूनान का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अशोक के अभिलेख जो हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। रामपुरा अभिलेख, बैल स्तंभ, राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। रामपुरा अभिलेख में बैल स्तंभ बना हुआ है। फिर उसके बाद अशोक, इन्होंने धर्म प्रचार किया सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका के अंदर। ठीक है।
देखो ये इनके अभिलेख स्थल हैं, जिन जो रेड रेड कलर के सर्किल से डिनोटेड हैं वो सारे के सारे अभिलेख स्थल हैं, और बाकी जो ब्लू कलर से डिनोटेड हैं वो क्या है, अपने महत्वपूर्ण नगर। नगर कौन से भाई, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है। अभिलेख स्थल ब्रह्मगिरी, येरागुड़ी, जोगढ़, धौली, सन्नाती, मस्की, सोपारा, पनगुड़िया, सांची, रूपनाथ, गुज्जर, गिरनार, बहापुर, दोपरा और मेरठ, वालसी, मनसेहरा, कौशाम्बी, इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, रामपुरा, लोरियापुर, ये धर्राज क्या है, जो भी है, ये सारे के सारे क्या है भाई, अभिलेख स्थल हैं। बस यही कुछ दिया हुआ है, ये चैप्टर में है। बाकी अब पढ़ते हैं अपन इसकी क्वेश्चन। भाई फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, बात बिल्कुल सही है। यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व यानी 2300 साल पहले का संस्थापक था, जो सिंधु और गंगा दोनों नदी के मैदानों को नियंत्रित करता था, और वह इसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी महासागरों तक फैला हुआ था। अपने शासन के केंद्र में पाटलिपुत्र के साथ मौर्य साम्राज्य ने पहली बार अधिकांश दक्षिण एशिया को एकीकृत किया। ठीक है। उन्होंने एकीकृत प्रशासन और कर संग्रह की एक व्यापक और कुशल प्रणाली की नींव रखी, जिसने अपने साम्राज्य का आधार बनाया। बुनियादी ढांचे के निर्माण, वजन माप के मानकीकरण के साथ व्यापार और कृषि में सुधार तथा विनियमन किया गया, एवं एक बड़ी स्थायी सेना प्रावधान किए गए। मेगास्थनीज नामक यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन से स्थलों पर मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं? कलसी, सोपारा, मस्की, जोगढ़, कांधार। तो अब भाई उसमें दिए हुए थे, जिनके अंदर ये सबके अंदर ही मिले हैं, ये देख लो आपस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो अपने पास आंसर 2 और 3 ही आ गया। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार किया, बात सही है। अशोक महावीर भगवान के समकालीन थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो भाई, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वे बुद्ध व जैनों के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। अशोक व महावीर का काल समान नहीं है भाई। उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्यापारिक स्थल वर्तमान राज्य: बैरिगुजा, मसूलीपट्टनम, पोडुका और मुजीरिम। तो भाई इनमें से टोटल 2 सही हैं। अब कौन से सही हैं ये देखना पड़ेगा अपन को। देखो, बैरिगुजा जो है ये गुजरात में है, बैरिगाजा जो है गुजरात में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, पोडुका पुदुचेरी में है, और मुजीरिम ये कहाँ पर है भाई? केरल में। पोडुका अरिकमेडु का रोमन नाम था। अरिकमेडु से रोमन लोगों द्वारा प्रयुक्त एम्फोरस 2 हाथों वाली सुराही नुमा मदिरा पात्र के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो भाई प्राचीन काल में भारत पर आक्रमकों के संबंध में सही कालानुक्रम पहले यूनान आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। ऐसे याद रख लेना, यू, एस और के, ये सबसे न्यू है। फिर मतलब के बाद एस आता है, एस के बाद यू आता है, लेकिन यू पहले आ गया था उस टाइम। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। यूनानी सम्राट डेरियस ने 513 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। पुनः यूनानी सम्राट सिकंदर महान ने
326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद शक सीथियन ने पहली एवं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद कुषाणों ने पहली शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर और पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। ये 9th चैप्टर में पढ़ेंगे, तुम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कणव तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिम भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। क्लियर? लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाकटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्ण के बीच चोलों, चेरों और पांड्या ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें साम्राज्य, स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। उनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग और व्यापार में प्रगति थी। व्यापार ने एक तरफ वहाँ महाद्वीप के अंदर और तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूपों व अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुए। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में वो है। तो भाई धौली उड़ीसा में है क्या? पैरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जोगढ़ मध्य प्रदेश में, कालसी कर्नाटक में। तो ये थोड़ा देख लेना, इसमें से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी गलत है। धौली उड़ीसा में, धौली उड़ गई, पैरों से गुड़ी आंधी हो गई। ठीक है भाई। जोगढ़ भाई यहाँ पे नहीं है, देखते हैं कहाँ कहाँ है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। धौली शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यह ब्राह्मी लिपि, धम लिपि में लिखा गया है। इसे 1837 ईस्वी में खोजा गया था। एरंगुड़ी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यह ब्राह्मी धम लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज वर्ष 1916 में हुई थी। युग्म थर्ड और फोर्थ सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जोगढ़ शिलालेख उड़ीसा के गुंजाम जिले में स्थित है। यह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसकी खोज 1850 में हुई थी। कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। इसे भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में हुई थी। ये देख लो भाई, कालसी, मेरठ, लुम्बिनी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को ही गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये कौन सा किसका अभिलेख था भाई? अशोक का। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अशोक एक अनोखा सम्राट नामक अध्याय से पूछा था, और यूपीएससी अशोक के बारे में अनेक क्वेश्चन पूछ चुका है। अतः अशोक के अभिलेख और उसके प्रशासन, बौद्ध धर्म के बारे में जरूर से पढ़ें। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब बच्चों का विवाह होता है, बच्चों का जन्म पर, तथा जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इनके बदले यदि लोग
दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है भाई कृष्ण देव राय। क्या ये इसी कृष्ण देव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। ठीक है, 1509 से 1529 तक इसका शासन रहा था। रायचूर को विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने मिलाया। 1520 में इसने बेपुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह का रायचूर में फिर से परास्त किया। इस विजय में क्रिस्टियाओ डी फेग्रेडो के नेतृत्व में आई पुर्तगाली सैनिक टुकड़ी का भी योगदान रहा। विद्रोहियों का दमन 1513 में कर उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव ने उदयगिरी जीता। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम, उषा परिणय व मादलसा चरित्र नामक पुस्तकों की रचना की। उषा परिणय नाटक में उषा एवं अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन है। वारंगल, राजमुंद्र, कोडपल्ली व कोंडाविद जीतकर अपने राज्य क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से किया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आयुक्त मालदेय की रचना की। इसमें कृष्णदेव राय के गुतिक विचारों एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन है। इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार, रंगनायक और अलवार महिला संत अंडाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय को अभिनय भोज भी कहा जाता था, जिसे आंध्र भोज व आंध्र पितामह कहा जाता था। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसका समय तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। अष्ट दिग्गज कवियों में अल्लासानी पेड्डाना सर्व प्रमुख था। इसने मनुकारिता की रचना की। पेड्डाना को आंध्र कविता व तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। पेड्डाना कृष्णदेव राय का राजकवि था। अष्ट दिग्गज के कुछ अन्य कवियों में नंदी तिम्मन, भट्टमूर्ति, धरजटी, मल्लन, रामचंद्र, जिगलीमरन और तेनालीराम थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस व बारबोसा इसके काल में विजयनगर आए थे। कृष्णदेव राय ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया और कर निर्धारण किया। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को हटा दिया। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर राम को समर्पित तथा विट्ठल स्वामी कृष्ण के मंदिर भी बनाए। विट्ठल स्वामी मंदिर में 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं वहां से। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी पूर्व। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। कृष्णचरित का रचयिता समुद्रगुप्त था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और बौद्ध विद्वान वसुबंधु और अशोक चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ओके, वसुबंधु ने अभिधर्म घोष और अशोक ने योगाचार लिखी। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की और प्राक्रमांक भी कहा गया। और उसके कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसकी विजयों का उल्लेख हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त प्रबोधन की नीति अपनाई। इस नीति का अर्थ है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इस नीति के तहत अन्य राज्यों को जीतकर वापस लौटा दिया गया। उसने भेंट उपहार आदि प्राप्त किए। समुद्रगुप्त ने आठविक राज्य के लिए चारकीकृत नीति, दास बनाने की नीति अपनाई। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में मिलती है। समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं: गरुड़, धनुधारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहन और वीणावादन। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिशेन है। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसमें
बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया है। मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में लगवा दिया था। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि और विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई है। ये गद्य एवं पद्य चंपू शैली दोनों में लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। यह बिना तिथि का लेख है। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का लेख और मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख मिला है। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर अपना 8th चैप्टर, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। देखो, उपमहाद्वीप जिसमें लोहे का प्रयोग होता था, 1000 ईसा पूर्व महापाषाण काल की कब्रें और लोह औजार यहाँ से मिले हैं। गांव के लोग उपमहाद्वीप में रहते थे, कुछ उत्तरी भाग में और कुछ दक्षिणी भाग में। जो दक्षिणी भाग होता था उसे तमिल क्षेत्र कहते थे। उत्तर भाग, ऊपर वाला भाग होता था, उसके अंदर ग्राम भोजक जो होता था वो ग्राम प्रधान होता था, जो वंशानुगत होता था। जो क्या होता था, एक बड़ा भूस्वामी होता था जिसका काम क्या होता था, कर लेना, न्याय करना और पुलिस संचालन करना। गृहपति ये क्या होता था, स्वतंत्र कृषक, छोटे किसान होते थे। तमिल क्षेत्र में वेल्लला ये क्या होते थे, बड़े भूस्वामी होते थे। उणवार साधारण हलवाई होते थे। कैडिसियार व अधिमई ये भूमिहीन मजदूर व दास होते थे। संगम साहित्य में इनका उल्लेख किया गया है। क्लियर। प्राचीन तमिल रचनाएं संगम साहित्य की 300 ईसा पूर्व मदुरई के कवि सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया है। वाराणसी उत्तर व मदुरई दक्षिण सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन केंद्र, प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र हैं। देखो भाई, श्रेणी शिल्पकार और व्यापारियों के संघ, इनके काम क्या होते थे, प्रशिक्षण, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल वितरण और बैंक के रूप में कार्य करना। अरिका मेडु पुदुचेरी ये क्या होते, ये रोम के साथ व्यापार करते थे। भूमध्य सागरीय एम्फोरा पात्र जो शराब और तेल के काम आते थे। एरेंटाइन इटली शहर में लाल चमकदार बर्तन होते थे। ये अपने चैप्टर की थ्योरी हो गई। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो भाई, अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ग्रामवासी जिनके नाम क्या होते थे वो देखना पड़ेगा। ग्रामवासी हलवाह जो होते थे, क्या उनको उणवार कहते थे। भूमिहीन मजदूर अधिमई कहलाते थे। बड़े स्वामी वेल्लेला कहलाते थे। दास कैडेसियार कहलाते थे। बताओ इनमें से कितने सही हैं। इसमें से 2 युग्म सही हैं। कौन कौन से सही हैं? देखो भाई, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लेला कहा जाता था, बात सही है। साधारण हलवाओं को उणवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूरों को कैडेसियर कहा जाता था और दास को अधिमई कहलाते थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति गृहपति कहलाता था। क्या ये बात सही है? सही है। ग्राम भोजक का पद आनुवंशिक होता था। गृहपति तो छोटा किसान, मतलब किसान होता था ना यार। और ग्राम भोजक का पद आनुवंशिक होता था, ये वंशानुगत होता था। ये स्टेटमेंट सही। अरे असत्य पूछा है भाई। गृहपति को न्यायाधीश और पुलिस की शक्ति प्राप्त होती थी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो ग्राम भोजक को प्राप्त होती थी। पढ़ते हैं इसके बारे में। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह पद आनुवंशिक होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। गृहपति ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। नेक्स्ट आता है भाई, मथुरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा को किसानों ने राजधानी बनाई। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। मथुरा में केवल बौद्ध विहार मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गया। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार को 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर तथा दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए
भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सेकंड स्टेटमेंट गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसमें भाई सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों? देखो भाई, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कथन 2 और 3 सही हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में श्रेणी की विशेष भूमिका थी। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। साथ ही श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान अथवा अध्यक्ष होता था तथा श्रेणी को प्रबंधन समिति के सदस्य कार्य निपुण, सत्यनिष्ठा, ज्ञाता, योग्य और कर्तव्यनिष्ठ होते थे। किंतु प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं होती थी, बल्कि इन श्रेणियों का लोकतांत्रिक आधार पर अपना पृथक संगठन होता था और प्रशासनिक स्तर पर राज्य उनका प्रमुख होता था। काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। इसका अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। श्रेणी व्यापारिक संगठन होते थे। ये श्रेणियां विभिन्न समितियों के माध्यमों से कार्य करती थी। इन्हें सिक्के, मुहरें जारी करने का भी अधिकार था। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप को उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र थे। यज्ञ, स्त्री पुरुष दोनों यहाँ काम करते थे। ओके। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। इन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में कार्य करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा कराने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। क्लियर? उत्तरी काले चमके पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिनके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा एक सही है भाई? संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में कथन भी सही है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल को प्राचीनतम रचनाओं का संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कनियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा पर अधिक बल दिया गया है। संगम साहित्य को 3 भाग क्रमशः पथ पात्तु और इत्युथोकय तथा पदीने नल कील
पदीनेन कील कनकु में बांटा गया है। यह साहित्य संगम युग का विवरण देता है। यह साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तोल का पिक्कम, शिल्पक्काधिकारम, मणि मेखले आदि इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। संगम तमिल कवियों का संगम और सम्मेलन था। 8वीं सदी में 3 संगमों का विवरण मिलता है। प्रथम संगम मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरई में हुआ था। पांडे राजाओं के द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। दक्षिण भारत कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा के मध्य की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। ये अपना हो गया 8th चैप्टर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है अपना 9th चैप्टर, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है। कावेरीपट्टनम या पुहारपतन, ये कहाँ थे? ये भाई कावेरीपट्टनम या पुहारपतन ये बंदरगाह थे उस टाइम के, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित थे। चोलपतन थे ये। मूवेंदार तमिल शब्द, 3 मुखिया चेर, चोल और पांड्या, जिनकी राजधानी क्या थी? मदुरई थी, और 300 ईसा पूर्व शक्तिशाली शासक थे ये, और इनमें नियमित कर नहीं होते थे, उपहार अलाउड होते थे। ठीक है। फिर उसके बाद उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। बौद्ध धर्म प्रसार प्रथम ईस्वी में कुषाण राजा कनिष्क ने किया था। बुद्ध चरित्र, बुद्ध जीवनी संस्कृत में लिखी गई है। कवि अश्वघोष कनिष्क का राज्य दरबारी था, उन्होंने लिखा है। महायान विकास, बुद्ध की प्रतिमाएं कहाँ पर हैं? मथुरा और तक्षशिला में। बोधिसत्व में परिवर्तन, आस्था को लेकर और ये सांसारिक परिवेश को लेकर। बोधिसत्व, ज्ञान प्राप्ति, एकांतवास, ध्यान और साधना। ठीक है। बुद्ध मूर्ति कला, मथुरा की और तक्षशिला की। मथुरा की जो मूर्ति कला थी वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। खड़े हुए आशीर्वाद मुद्रा में बुद्ध, घुंघराले बाल, चौड़ी छाती, हष्टपुष्ट भुजाएं। तक्षशिला की बैठे हुए ध्यान मुद्रा और शरीर कपड़ों से ढका हुआ, सिर के पीछे चक्र। फायान, हिनसांग और इत्सिंग, ये चीनी यात्री थे जो उस टाइम आए थे। 3री-4थी शताब्दी में फायान आया था गुप्त काल में। हिनसांग आया था 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में, और इत्सिंग आए थे 7वीं शताब्दी में। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में मूवेंदार शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? विदेशी व्यापार के लिए, बंदरगाह, नगर की भूमि का वर्गीकरण, या 3 शासक परिवार के मुखिया, या धार्मिक अनुष्ठान। तो अभी पढ़ा था 3 शासक परिवार के मुखिया, मूवेंदार शब्द का उपयोग किया गया है वहाँ पर। ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ये दिया हुआ है प्रमुख नगर और राज्य: थानेसर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, सातवाहन, अजंता, अमरावती, और पल्लव, कांचीपुरम, चौल, पांड्या, सेर वगैरह ये सब। ठीक है। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों के परे भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ और सुंदर कपड़े दिया करते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है? तो दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन को कहा जाता है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी
यही नाम प्रचलित था। ये श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। भाई बारिश का मौसम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप पर सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। बात तो बिल्कुल सही है। अश्वघोष कनिष्क से संबंधित है, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, पढ़ते हैं इसके बारे में। चीनी यात्री फाहयान 399 से 414 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसका भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संग्रह करके चीन ले जाना था। यह लगभग 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग 630 ईस्वी से 640 ईस्वी के बीच में भारत आया। उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन था। इनकी यात्रा वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का उपासक था, परंतु कालांतर में उसे बौद्ध धर्म की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित किया। चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। फायान, इत्सिंग, मेगस्थनीज और हेनसांग, इनका कालानुक्रम सही है। कालानुक्रम क्या था भाई? तो भाई देखो, सही कालानुक्रम में जो मेगस्थनीज था वो सबसे पहले आया, उसके बाद फायान आए, उसके बाद हेनसांग आया और लास्ट में इत्सिंग आया। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईसा पूर्व और 415 ईसा पूर्व के शासनकाल में भारत आया। इसका भारत आगमन का उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर चीन ले जाना था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में भारत आया। इसका भारत आगमन का उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना और बौद्ध ग्रंथों को चीन ले जाना था। हर्षवर्धन ने इन्हीं यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहा था। इत्सिंग 671 से 695 ईसा पूर्व एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म तथा बौद्ध उपदेशों को ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसकी पुस्तक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत के लोगों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियेन काफ़ी प्रसिद्ध है। यह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्यांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब युद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा।
इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। क्लियर। फासियेन चीन वापस कैसे लौटा। फासियेन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बागल से शुरू की। यह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को तूफान से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियेन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की प्रतिमा मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद और तारों की गति को रखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की दिशा में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जाबा पहुंचने में उन्हें 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। स्वेन त्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों और 600 से अधिक ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उनकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे बड़े बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे को मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों में पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे देते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीन यात्री युआन त्सांग, हेन त्सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। ये स्टेटमेंट तो गलत है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल और विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये तो सही है। व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। भाई 2 और 3 ही सही है। हिनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया तथा उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उनका यात्रा वर्णन CUK में है। उनका हिनसांग को चूंकि स्वयं 2 बार लूटा गया था, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि हर्षवर्धन काल में अपराधों की जांच के लिए अग्नि, जल, विष द्वारा निर्धारित किया जाता था। व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। उस समय की कर प्रणाली का वर्णन किया गया है। हिनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आयोजित कन्नौज की धर्म सभा की अध्यक्षता की। प्रयाग में 6ठी महामोक्ष परिषद में भाग लिया। हिनसांग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हिनसांग ने CUK शूद्रों को कृषक कहा है। क्लियर। ये हो गया अपना 9th चैप्टर। अब पढ़ के आते हैं अपना नए साम्राज्य और राज्य 10th चैप्टर पहले, फिर उसके बाद करते हैं उसके क्वेश्चन। भाई नए साम्राज्य और राज्य कौन कौन से थे, जैसे चालुक्य, सातवाहन, पल्लव, चोल, पांड्या, चेर, इन सब के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। राज्य का प्रशासन स्थायी कर लगाया गया। प्रशासन प्राथमिक इकाई इनके गांव होती थी। प्रशासकीय पद कुछ आनुवांशिक होते थे। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाह ये क्या होता था, व्यापारी काफिले का नेता। प्रथम कुलीक मुख्य शिल्पकार होता था। कायस्थ लिपिकों का प्रधान होता था। दक्षिण के राज्यों की सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होती थी। उप समितियां
सिंचाई, कृषि, सड़क, स्थानीय मंदिर का देखरेख का कार्य करती थी। उर ग्राम सभा गैर ब्राह्मण भूस्वामी होते थे। नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। बेदुइन अरब के घुमक्कड़ कबीले होते थे। फाहियान छुआछूत जातिवाद पर लेख लिखा है फाहियान ने। क्लियर। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन। भाई इसकी थ्योरी से इतना क्लियर नहीं होगा, इसके क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी, ये बात तो सही है। बुद्ध चरित वसुबंधु ने लिखी। मुद्रा राक्षक विशासदत्त ने लिखी, ये भी सही है। हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी। पता नहीं यार, 1, 3 और 4 इसमें सही है, सेकंड गलत है। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध नाटक है। 10 अंक हैं इसमें। मुद्रा राक्षक विशाखदत्त की प्रसिद्ध कृति है जिसमें चंद्रगुप्त के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ, इसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि बुद्ध चरित संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समुद्रगुप्त, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट और पुलकेशिन द्वितीय, रविकीर्ति। इनमें से पूछा है कितने युग्म सही हैं, तो भाई इसमें 3rd और 4th सही था, बाकी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ऋतु श्रृंगार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस कालिदास की प्रमुख पुस्तकें हैं। मुद्रा राक्षस इनकी थोड़ी है। हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में अपनी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके दरबारी कवि रविकीर्ति थे। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्न में से एक से संबद्ध है। इलाहाबाद शिलालेख किससे संबंध है? समुद्रगुप्त से। पढ़ते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबद्ध है। यद्यपि इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, किंतु इससे समुद्रगुप्त के अभियानों के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। अतः जानकारी मिलती है, अतः इसकी संबद्धता अशोक के अपेक्षा समुद्रगुप्त से अधिक है। क्या बताती है प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में इन्हें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। 9th चैप्टर में पढ़ा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? भाई कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के संबंधित है। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ये स्टेटमेंट तो सही है। देखते हैं आंसर में क्या है अपना। भाई ओनली 3rd स्टेटमेंट सही है। पाणिनि पुष्यकलवती खैबूर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के एक संस्कृत व्याकरण थे। उसका अस्तित्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। पतंजलि का महाभाष्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व और जयादित्य और वामन की काशिका वृत्ति पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टिका है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी।
सुंग काल में ही सांची के स्तूप को ईंट की जगह पत्थर से संवर्धित करके उसका आकार बढ़ाया गया था। कालिदास की नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग का पुत्र है। पुष्यमित्र सुंग से संबंधित क्वेश्चन भाई 2016 में पूछा गया है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की, इसे संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास कर रही थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न कालिदास, वेताल भट्ट, जादूगर, घटकर पर कूटनीतिज्ञ, सक्कू, वास्तुकार, छपणक, फलित ज्योतिषी, वर रुचि, व्याकरण, अमर सिंह कोशकार, धनवंतरी चिकित्सक और फलित ज्योति का प्रणेता वराह मिहिर था। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी थानेश्वर के पुष्यभूति वर्धन वंश की सबसे प्रतापी शासक थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत चलाया। वहेन सांग जो हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया। हर्षवर्धन ने उच्च कोटि की कविता संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया। राव कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में इसका जिक्र है। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने 4 काव्य व 3 नाटकों की रचना करी। कालिदास की शैली को विदर्भी शैली कहा जाता है। कालिदास रचित ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम महाकाव्य हैं। और कालिदास के 3 नाटक विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम जो हैं कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। और ऋतु संहार कालिदास की प्रथम काव्य रचना है, जो 6वां का एक खंड काव्य है। मेघदूत यक्ष की विरह गाथा का वर्णन है। कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य, इसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन है। रघुवंशम 19 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 इक्ष्वाकु राजाओं का चरित्र चित्रण है। मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाटक रचना है, जिसमें शुंग राजा, अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा है। विक्रमोर्वशीयम पुरुषवा और उर्वशी की प्रणय कथा है, जो 5 अंकों में है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कणव ऋषि की पालिता पुत्री शकुंतला का संयोग और वियोग का विवरण है। ये कालिदास का तीसरा और अंतिम नाटक है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हालांकि फाहियान अपनी यात्रा उल्लेख में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका गया। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। पढ़ते हैं इसके बारे में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोककर 632 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इस संबंध में जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के विवरण एवं ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होती है, किंतु बाण भट्ट ने हर्ष की पराजय का कहीं उल्लेख नहीं किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर इन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पल्लवों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों का राज्य कांजीपुरम से कावेरी नदी के बीच स्थित था, फैला हुआ था। मेरे को तो नहीं आता यार, इसमें से कोई भी सही नहीं है। देखते हैं। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांजीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
नेक्स्ट चैप्टर है अपना 11th। पहले पढ़ के आते हैं इमारतें, चित्र और किताबें, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो, शिल्पाधिकारम तमिल महाकाव्य है। इलांगो 200 ईसा पूर्व। मणिमेखलाई ये भी तमिल महाकाव्य है, सतनारों का 6वीं शताब्दी, मतलब 600 से 700 ईसा टाइम। और पुराण प्राचीन काल में सरल संस्कृत में लिखे हुए स्त्री व शूद्र भी सुन सकते थे। बंदर राजा की कहानी बरहूत के स्तूप पर लिखी हुई है। और आर्यभट्टियम संस्कृत में लिखा था किसने? आर्यभट्ट ने। चरक संहिता औषधि शास्त्र के बारे में चरक ने लिखा 1 से 2 शताब्दी में। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा के बारे में सुश्रुत ने लिखी 4th शताब्दी में। कागज का आविष्कार 100 ईसा पूर्व हुआ। और लून चीन के अंदर हुआ। क्लियर? ये हो गया अपना थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन। अब पढ़ते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आविष्कार, पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि, इसके बारे में किसने बताया भाई? आर्यभट्ट ने बताया। पाई के मान का परिकलन, शून्य अंक की खोज, ये भी आर्यभट्ट ने की थी। सांप सीढ़ी का खेल, भाई नहीं पता यार, पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें चारों युग्म सही हैं। देखो भाई, जो पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि के बारे में भास्कराचार्य ने बताया। पाई के मान के बारे में बुद्धायना ने बताया। और शून्य अंक की खोज आर्यभट्ट ने की। सांप सीढ़ी का खेल ज्ञानदेव ने बताया। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया। ये प्रथम ऐसे नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। भास्कराचार्य ने सर्वप्रथम पृथ्वी द्वारा सूर्य परिक्रमा की कालावधि की गणना की। इन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का वर्णन किया है। इन्हें मध्यकाल का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है। बुधायना ने पाई के मान की गणना की। इन्होंने पाइथागोरियन प्रमेय की व्याख्या भी की, जिसका उल्लेख उन्होंने बोधायन शल्य सूत्र में किया था। संत ज्ञानदेव ने सांप और सीढ़ी के खेल का आविष्कार किया, जिसे मूल रूप से मोक्ष पथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुस्तक और रचनाकार, शिल्पाधिकारम सतनार ने लिखी। मणिमेखलाई इलांगो ने। मेघदूत कालिदास ने, ये बात तो सही है। हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी। ये शायद उल्टा ना कर दिया, पढ़ते हैं इसके बारे में। भाई 3 और 4 सही हैं और वो 1 2 उल्टा कर दिया उन्होंने। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलामो नामक कवि ने की। और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्या राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, वह अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई, जो करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। कालिदास रचित मेघदूत खंड काव्य मेघदूत यक्ष की विरह गाथा का विवरण है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो भाई मालविका अग्निमित्रम में ही है। अग्निमित्र के बारे में देखो, मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित 5 नाटकों में प्रथम नाटक रचना। इसमें संघ शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र शुंग के राजसूय यज्ञ का विवरण देते हैं। भास कालिदास से पहले संस्कृत के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध भारतीय नाटककारों में से एक हैं। स्वप्नवास दत्तम, पंचरात्रि, मध्यम व्यायोग, पिछली बार आया था ये क्वेश्चन, दत्त घटोत्कच, दत्त वाक्य, उरुभंग, कर्णभार और बाल चरित्र उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। स्वप्नवास दत्तम भास की सबसे प्रसिद्ध
कृति है। यह नाटक वत्स राजा उदयन और अवंती के शासक प्रद्योत की बेटी उनकी रानी वासवदत्ता के इर्द गिर्द है। मेघदूत द क्लाउड मैसेंजर एक यक्ष की कहानी का वर्णन करता है जो एक बादल के माध्यम से अपने प्रेमी को संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। यह कविता प्रकृति में लालित्यपूर्ण है जिसके माध्यम से कालिदास ने कविता की अपनी शैली बनाई। कालिदास ने इस कविता को मंदाक्रांत छंद में स्थापित किया जो अपनी गीतात्मक मिठास के लिए जाना जाता है। कालिदास का रविंद्रनाथ टैगोर पर बहुत प्रभाव था। मेघदूतम का स्मानियत प्रभाव मानसून पर टैगोर की कविताओं में पाया जाता है। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखे थे। तो ये हो गया अपना 6th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट। बेसिकली कहने का ही नाम है ये 6th क्लास के एनसीईआरटी। क्वेश्चंस तो इसके 11th 12th के एनसीईआरटी के जैसे हैं। तो ये हो गई अपनी कंप्लीट। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में। 7th क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो यार देखो, थ्योरी तो इसमें कुछ इतनी खास नहीं पड़ी, बट इसके क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से हैं कि सारे यूपीएससी के इसमें कवर हो रहे हैं। और ये आपको पता ही है, धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, डायरेक्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। ओके, बाय बाय।